हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग सामान्य अध्ययन भूगोल की श्रृंखला में पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। पिछले क्लास में हमने चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास की बात करें तो हमने एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ा था, प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवातों के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ साइक्लोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, साइक्लोन के जो टाइप होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, ये कहाँ पर बनते हैं, बनने के लिए क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्या आवश्यकता होती है, और इनके बनने से क्या मौसम पर प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान से धैर्य बनाकर क्लास पर जुड़े रहिए। आगे हम चलते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं चक्रवात के प्रकार के बारे में। ठीक है, चक्रवात की अगर हम बात करें तो आप पिछली कक्षाओं में सीखे हैं क्या गोल चक्करदार हवाओं को चक्रवात कहते हैं। ठीक है, साइक्लोन की बात करें, जनरल आइडिया ले लेते हैं। साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर होता है सेंटर में, ये है आपका चक्रवात। चक्रवात में केंद्र में क्या होता है, निम्न दाब होता है। निम्न दाब होता है तो हवाएं केंद्र से अंदर की ओर जाती हैं। अंदर की ओर क्यों जाती हैं, जाने के पीछे कारण आप जानते ही हैं, क्योंकि बाहर की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे वायुदाब का मान बढ़ता जाएगा, और हवाओं की प्रकृति होती है, यानी पवनों की प्रकृति होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से जाती हैं लो प्रेशर की ओर। बात क्लियर है, इतनी बात आप समझे होंगे। हम एंटी साइक्लोन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंटी साइक्लोन का यानी प्रति चक्रवात का। प्रति चक्रवात में आपने सीखा होता है कि केंद्र में होता है हाई प्रेशर। जाहिर सी बात है, केंद्र में हाई प्रेशर है तो जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे प्रेशर का मान कम होता चला जाएगा, बाहर लो प्रेशर होगा। ऐसी स्थिति में जो पवने हैं वो निकलेंगी कहां पर, केंद्र से बाहर की ओर जाएंगी। क्या करेंगी, ये केंद्र से बाहर की ओर जाएंगी इस चक्राकार रूप में। इसी चीज को कहेंगे इसी चीज को कहा जाएगा क्या, एंटी साइक्लोन। और ये है आपका साइक्लोन। आई थिंक यहां तक बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साइक्लोन के टाइप। साइक्लोन दो प्रकार का होता है, कैसे होता है, कहाँ बनता है, उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, हम बहुत बात करते हैं आगे इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेहद इसलिए परीक्षाओं में से खूब प्रश्न पूछा जाता है, और जब प्रश्न खूब पूछा जाता है इसी को तो हम कहेंगे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। चलिए, ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा, आपने पढ़ा है पीछे। ये आपकी अर्थ है ना, पृथ्वी है। पृथ्वी का ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे यह कह सकते हैं ये 5 डिग्री साउथ टू 5 डिग्री नॉर्थ है। और इस वाली पेटी को हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। बात क्लियर है। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ना है चक्रवात के प्रकार की। बात किया हमने चक्रवात के पहले प्रकार के बारे में, तो शीतोष्ण चक्रवात पढ़ना है शीतोष्ण चक्रवात। यहाँ पर देखेंगे शीतोष्ण कटिबंध कहाँ बनेगा। देखिए, शीतोष्ण चक्रवात की हम बात कर रहे हैं, शीतोष्ण चक्रवात बनने की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात, चक्रवात की बात हो रही है तो ऐसा लोकेशन हमें चाहिए जहां पर सेंटर में क्या हो, लो प्रेशर। लो प्रेशर कहां पर होगा, निम्न वायुदाब कहां होगा, आप समझते हैं। यहां पर देखिए, पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी। देखिए, शीतोष्ण चक्रवात दो प्रकार का है। पहले प्रकार को आपने देखा है का, सॉरी, चक्रवात दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार को आपने देखा क्या, शीतोष्ण चक्रवात या इतर उष्ण चक्रवात। इसलिए कहते हैं, नाम का इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उष्ण कटिबंध में ना बनकर कहाँ बनता है, शीतोष्ण कटिबंध में। इसीलिए हम कहते हैं इसको इतर उष्ण चक्रवात। आई थिंक बात क्लियर होगा। ठीक है, इसे मध्य अक्षांशी चक्रवात भी कहते हैं। मध्य अक्षांशी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये मध्य अक्षांशों में हो रहा। मध्य अक्षांश कहाँ से मिलेगा, आप 30 डिग्री से जब ऊपर जाएंगे, 30 डिग्री अक्षांश से ऊपर दोनों गोलार्धों में, उसी को कहते हैं मिड लैटिट्यूड, यानी मध्य अक्षांशी क्षेत्र। ठीक है, नीचे आएंगे तो निम्न अक्षांशी क्षेत्र कहेंगे। ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उच्च अक्षांशी क्षेत्र। आई थिंक इतनी बात ही क्लियर होगी आप। दूसरा है उष्ण या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, आज हमको यही वाला पढ़ना है। चलिए, पहले शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति की हम बात कर लेते हैं, इसके लोकेशन के बारे में। ये कहां पर मिलेगा, अभी हमने आपको बताया था। यहाँ पे याद रखना है आपको, ये 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में मिलता है। बात क्लियर है आपकी।
ये दोनों गोलार्धों में मिलता है, कहने का मतलब 30 to 65 डिग्री अक्षांश ये मिलता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में और मिलता है साउथ हेमिस्फीयर में। एक बात आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 30 से 65 है, परीक्षा में कभी कभी आप 30 से 60 भी मिल जाएगा, ठीक है, 35 से 65 भी मिल जाएगा। आप घबराइएगा नहीं, लोकेशन वही होगा, नियर अबाउट मिल रहा है, लोकेशन वही होगा। जनरल होता है 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में। आई थिंक बात क्लियर होगा, आगे देखते हैं। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति को ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है। शीतोष्ण चक्रवात की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर कहते हैं? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के आधार पर। और इस परिकल्पना को, इस संकल्पना को दिया था बर्कनीज ने, ठीक है। किसने दिया था? वी बर्कनीज और जे बर्कनीज ने। नाम याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में पूछा गया है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आप नाम याद रखेंगे, बर्कनीज याद रखिएगा, वी भी है और जे भी है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति ध्रुवीय वायुराशि और उष्णकटिबंधीय वायुराशि की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। अभी जो हमने पीछे फिगर दिखाया था या दिखाना चाह रहे थे हम, वहां से आगे बढ़ने के पीछे कारण क्या है, इसी लाइन को आपको दिखाना था। यहां से आप समझ लिए कि यह शीतोष्ण चक्रवात जो होती है इसकी उत्पत्ति ध्रुवीय वायुराशि और उष्णकटिबंधीय वायुराशि की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। अब चलते हैं पीछे, समझिएगा थोड़ा सा। यहां से इस फिगर में हम देखेंगे ध्रुवीय वायुराशि कहां मिलेगी। हमने बात किया लोकेशन का, यही है निम्न वायुदाब का केंद्र यहां पे बन रहा है, देख रहे हैं आप, यहां पे निम्न वायुदाब का केंद्र बन रहा है। और बनने के पीछे कारण आपको बखूबी स्पष्ट जानते हैं क्यों बन रहा है ऐसा बनने के पीछे कारण क्या है। यहां से हवाएं जा रही हैं इस दिशा में, यानी पवनें इस दिशा में जा रही हैं। ये जो पवनें इस दिशा में जा रही हैं, जाने के बाद और इधर से भी पवनें आ रही हैं, इधर से पवनें आ रही हैं, इसी को कहते हैं क्या? ध्रुवीय पवनें। अब देखिए ध्रुवीय पवनें हैं क्या? ठंडी है, और ये वाली पवनें क्या है? गर्म। जब ठंडी और गर्म टकरा रही हैं, जब ठंडी और गर्म टकरा रही हैं, अभी बात किया हमने किसे ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया गया। ध्रुवीय वाताग्र कब बनेगा? आप ध्यान से समझिएगा, वाताग्र कब बनता है? वाताग्र के चैप्टर को आपने पढ़ा है। वाताग्र तब बनता है जब दो विपरीत प्रकृति की हवाएं आपस में टकराती हैं। कहने का मतलब एक ठंडी प्रकृति की हवा और एक गर्म प्रकृति की हवा, यानी दो प्रकार की पवनें, ठंडी वायुराशियां या गर्म वायुराशियां जब आपस में टकराती है तो बनता है क्या? वाताग्र। अब यहाँ पे देखेंगे ध्रुवों की ओर से आने वाली जो पवनें हैं वो ठंडी हैं, और यहाँ से जो पवनें जाने वाली क्या? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से यहाँ से जाने वाली पवनें हैं गर्म। अब ठंडी और गर्म वहां पे टकरा रही हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ पे वाताग्र की उत्पत्ति होगी। और जब वाताग्र की उत्पत्ति होगी, ये इतने बृहद पैमाने पर होती है, इतनी मजबूत वाताग्र यहाँ पे उत्पत्ति होती है, यहाँ पे चक्रवातों का आगमन हो जाता है। और इन्हीं चक्रवात को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बात क्लियर हो गया होगा। ऐसा कब होता है? जब दो विपरीत प्रकृति की हवाएं आपस में टकराती है तो वहां पे बनता है क्या बनता है? वाताग्र। और यहाँ पर इस कटिबंध में बन रही है शीतोष्ण कटिबंध में, इसलिए इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा। कल हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में भी सीखेंगे, आज केवल पढ़ना हमको शीतोष्ण। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बनने की जो प्रक्रिया है, ये कैसे कैसे बनता है? ये 3 स्टेजों में बनता है, 4 स्टेजों में बनता है, आप समझिएगा। ये है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी विषुवत रेखा, और यहाँ पे इसी लोकेशन पे बन रहा है। इस लोकेशन पर बनने के लिए क्या है? ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवा और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से आने वाली गर्म हवा आपस में टकराती है। ऐसी कंडीशन में टकराने के बाद वाताग्र की उत्पत्ति होती है। जो वाताग्र की उत्पत्ति होती है इसी को कहते हैं ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, और इसकी खोज किया था वी बर्कनीज और जे बर्कनीज ने। नाम याद रखिएगा। ये ज्यादा बनने की संभावना जो इसकी आइडियल केस है, ये 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में। चलिए समझते हैं इसका फर्स्ट स्टेज के बारे में। पहली अवस्था क्या है?
पहली अवस्था को आप समझिएगा। देखिए, अगर आपने जो वातागर का लेक्चर था मेरा अच्छे से पढ़ा होगा, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बखूबी समझेंगे। ये अमूमन अगर कह सकेंगे जनरल, जो शीतोष्ण चक्रवात है ये वाताग्र आप समझे तो वाताग्र ही है, बस थोड़ा सा रूप इसमें परिवर्तित होता है। रूप परिवर्तित का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ शब्दों को जोड़ा जाता है, उन्हीं चीजों को समझना है। ये टोटल वाताग्र ही है। अगर आपने वाताग्र बढ़िया से पढ़ा है तो शीतोष्ण चक्रवात को समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली। और नहीं समझा तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखे तो यहाँ आप ध्यान से जुड़िए, हम कोशिश करेंगे यहीं पर क्लियर हो जाए। पहले स्टेज की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया ध्रुवीय वायु राशि तथा उष्णकटिबंधीय वायु राशि के अभिसरण के कारण होता है। आप समझिएगा, अभी तो हमने यही बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा, ध्रुवों की ओर से आने वाली पवनें और उष्णकटिबंध से आने वाली पवनें टकरा रही हैं। तो टकराने के बाद, अभिसरण करने के बाद, मिलने के बाद क्या बनता है, वाताग्र बनता है। जब वाताग्र बन रहा है तो शीतोष्ण चक्रवात बनेगा। बात तो हम यही कर रहे थे। चलिए समझिएगा, दोनों वायरासियां अपने अपने क्षेत्र में रहती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, पहले स्टेज में क्या होता है कि दोनों वायरासियां जैसे आती है अपने अपने क्षेत्र में बनी रहती हैं। आपने जब वाताग्र पढ़ा था, वाताग्र में तो यही सीखा था, वाताग्र में तो यही सीखा था। इसी को हम क्या कहते थे, स्टेशनरी फ्रंट, यही कहते थे ना, स्थिर वाताग्र। यानी पहले स्टेज में, यानी फर्स्ट स्टेज की बात करें हम, फर्स्ट स्टेज में क्या बनता है, स्थिर वाताग्र। अब स्थिर वाताग्र क्या होता है इसको यहां बताने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, कंडीशन जब ऐसी बने कि यहां से देखिए ठंडी हवाएं आ रही हैं, इसी को कहते हैं क्या, पोलर, ये पोलर विंड है। और यहां से आ रही है उष्णकटिबंधी कह देते हैं, ऐसे कहना सही रहेगा, क्या, उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी पवनें, ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहां से उष्णकटिबंधी पवनें जा रही हैं, कहने का मतलब पवनें कैसी होंगी, वार्म होंगी, यानी गर्म होंगी। और ये पवनें क्या है, कोल्ड है, यानी ठंडी है। स्थिति ये बनती है कि दोनों तरफ से पवनें जो आ रही हैं, आने के बाद आपस में टकरा रही हैं, और टकराने के बाद वो अपने अपने क्षेत्र में ही बनी रही। इसी को कहते थे स्थिर वाताग्र। और यही चक्रवात का फर्स्ट स्टेज है। कौन से चक्रवात का, शीतोष्ण चक्रवात का फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे मौसम शांत होता है। प्रभाव क्या होगा इसका, मौसम शांत होगा। मौसम भैया शांत क्यों नहीं होगा, आप ऐसे समझिएगा कि दोनों हवाएं अपने अपने क्षेत्र में विद्यमान है। यहाँ पर एक निश्चित तल बन गया है, मतलब ये समांतर से थोड़ा सा तिर्यक एक तल बन गया है, अपने अपने स्थान पर बनी हुई है। पहला चरण है और इसी को कहेंगे स्थिर वाताग्र। और चक्रवात का यह पहला स्टेज है, यानी प्रथम चरण है। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, इसी चीज को समझते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है, देखिए आप एक चीज जानते हैं कि जो ठंडी पवन है, जो ठंडी वायु राशि है, यानी कोल्ड एयर मास है, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है किसकी तुलना में, गर्म की तुलना में। जो ठंडी है वो गर्म की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग है। अब जब गर्म की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या होगा, ये ठंडी वाली है, कहां से आ रही है, ये पोलर की तरफ से आ रही है। अब ये पोलर की तरफ से आ रही है, और ये कहां से आ रही है, ये आ रही है उपोष्ण कटिबंधों से आ रही है ना, सब ट्रॉपिकल एरिया से कह सकते हैं। यहां से ये गर्म है, आप इतना समझिएगा। क्योंकि ठंडी ज्यादा मजबूत होती है, ठंडी जब ज्यादा मजबूत होती है तो ये धीरे धीरे क्या करेगी, ये गर्म को कंप्रेस करेगी, है ना। ये गर्म के क्षेत्र में जब प्रवेश करेगी, ऐसी स्थिति में क्या होगी, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनने लगेगी, गर्म सिकुड़ता चला जाएगा, नैरो होता चला जाएगा, क्योंकि ठंडी इसमें प्रवेश कर रही है। और इसको कौन सा वाताग्र नाम दिया था आपने, शीत वाताग्र, क्योंकि शीत प्रवेश कर रही है कहाँ पे, गर्म के क्षेत्र में। अब जब शीत गर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, गर्म को दबा रही है, ऐसी कंडीशन को, ये सेकंड स्टेज है आपका। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जब शीत वाताग्र आता है, कोल्ड फ्रंट आता है, तो मौसम में क्या परिवर्तन होता है, भाई मौसम में परिवर्तन यही होता है, चमक गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती। यही चीज आपने सीखा है। यहाँ पे भी देखिए, ये चक्रवात का रूप लेना शुरू हो रहा है, चक्रवात का रूप लेना शुरू हो रहा। और ये जो सिचुएशन बनती है इसे कहते हैं नवजात चक्रवात। नवजात चक्रवात, आप समझिएगा ये नवजात चक्रवात क्यों कह रहे हैं, कहने का मतलब, पहले चरण में दोनों वायरासियां अपने अपने क्षेत्र में बनी रही,
दूसरे चरण में क्या हुआ, यानी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने दूसरे चरण में ठंडी वायुराश गर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू की। अब गर्म के क्षेत्र में जब प्रवेश करना शुरू की, क्या होगा, यहाँ पे ये चक्राकार रूप लेना शुरू कर रही है। अभी चक्राकार रूप लेना शुरू कर रही है, और ऐसी स्थिति में चक्रवात का ये रूप एक बन ही जाएगा छोटा सा। इसे ही कहते हैं नवजात चक्रवात, यानी नया नया अभी बना है चक्रवात। अभी इसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है जितना होना है। अभी 2 स्टेज बाकी है, समझते हैं वहां पर क्या होता है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है, नवजात चक्रवात की उत्पत्ति किस चरण में होता है? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के किस चरण में नवजात चक्रवात की उत्पत्ति होती है? आप याद रखिएगा, पहले में तो कोई बात नहीं है, मौसम शांत है। दूसरे में क्या होगा, नवजात बनेगा। जो तीसरा चरण आएगा उसी में ये सबसे इसका विशाल रूप होता है, इसी को कहते हैं प्रौढ़ावस्था का चक्रवात। अभी हम बता रहे हैं आगे इसके बारे में। थोड़ा सा देखिएगा इसमें कौन कौन सी लाइनें आपको याद रखनी है। ठंडी वायुराश गर्म वायुराश के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो क्या बनती है, गर्म वायुराश की ओर मुड़ जाती है। आपने देखा ही फिगर से कैसे मुड़ रही है ना। वायु का चक्रीय प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, आपने इस बात को भी सीखा, और इसे क्या कहा गया था, नवजात चक्रवात। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, समझ गए सब लोग? चलिए देखिए, थर्ड स्टेज की बात करते हैं। तीसरे चरण में क्या होता है, चक्रवात पूरी तरह से विकसित हो जाता है। क्या, पूर्णतः विकसित। देखिए, पूर्णतः विकसित का मतलब स्थिति यह है, क्या हो जा रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर होना है। लो प्रेशर होना है कहने का मतलब ये इसका चक्रीय प्रवाह पूरी तरह से चालू हो जाएगा। जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो इसी चीज को कहते हैं हम क्या, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का मतलब आप समझ ही रहे हैं। प्रौढ़ावस्था वह अवस्था होती है जहां पर कोई भी चीज की हम बात करें, हम आपका ही उदाहरण ले लें। आप प्रौढ़ावस्था में पहुंचने का मतलब फुल एनर्जेटिक होते हैं। जितना काम करने की क्षमता आपके अंदर होगी, आपसे ऊपर और नीचे वालों में उतनी नहीं होगी। सिचुएशन यहाँ पर यही होती है, कंडीशन यहाँ पर वही होती है। जब ये इसका थर्ड स्टेज होता है, ये प्रौढ़ावस्था है, कहने का मतलब पूर्णतः विकसित होता है। जितना भी डिजास्टर इसे करना होगा, जितने भी नुकसान करना होगा, अपना जो रूप दिखाना होगा, वह इसी अवस्था में ये दिखाएगी। ठीक है, कैसे होता है इसको आप जान ही रहे। शीत वाताग्र का तेजी से आगे बढ़ना, कहाँ बढ़ेगा, उष्ण वाले क्षेत्र में, यानी शीत वाताग्र बनेगा, उष्ण वाले क्षेत्र में घुसेगा। ऐसी कंडीशन में उसको एकदम कंप्रेस कर देगा, एकदम कंप्रेस कर देगा। कहने का मतलब ज्यादा प्रभावी कौन हो जाएगा, शीत। फिगर से हम देखते हैं। देखिए, कंडीशन यही है, ये पोलर है, यानी ध्रुवों की तरफ से आने वाली पवनें हैं। अब कंडीशन ये बन रही है, कंडीशन क्या बन रही है, यहां पर देख रहे हैं, ठंडी वाली जो वायु राशि है ये गर्म वाले में क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। प्रवेश तो की है, लेकिन ये इतना प्रभावी हो गई है, इतना प्रभावी हो रही है कि ये इसमें एकदम घुसती चली जा रही है। और ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, जो वार्म वाला सेक्टर है, गर्म वाला जो क्षेत्र है, ये एकदम संकुचित होता चला जा रहा है। अब भैया जब गर्म वाला क्षेत्र संकुचित होता चला जा रहा है, यहाँ पर ये पूरा चक्र का रूप ले ली है, लगभग लगभग देख रहे हैं, ये पूरा चक्र का रूप ले लिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये बीच में जो गर्म वाला क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर रहेगा ही। ये जो बाहर वाला क्षेत्र, ये ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर। बात क्लियर है? ये चक्रवात का असली रूप यही होता है। असली रूप का मतलब ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है, पूरी तरह से विकसित है। जितना भी अपना प्रभाव छोड़ना होगा, जितना भी डिजास्टर करना होगा, ये इसी अवस्था में करेगी। किस अवस्था में, थर्ड स्टेज में, तीसरी अवस्था में। प्रश्न में कई बार पूछता है, चक्रवात का प्रौढ़ावस्था पाया जाता है किस चरण में, तृतीय चरण में। आप जानते रहिएगा, थर्ड स्टेज में। या प्रश्न ऐसे पूछेगा, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के आधार पर चक्रवात का प्रौढ़ावस्था होता है तृतीय अवस्था में। या आप कह सकते हैं, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के आधार पर चक्रवात पूर्णतः विकसित होता है किस चरण में, तृतीय चरण में। या इन्हीं प्रश्नों को कथन और कारण के रूप में भी दिया जा सकता है। ऐसा दे सकता है, जैसे कथन दे दिया गया, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के आधार पर चक्रवात पूर्णतः विकसित होता है तीसरे चरण में, और उसमें कारण दे दिया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से शीत फ्रंट यानी ठंडी वायु राशियां गर्म के क्षेत्र में पूरी तरह से लगभग प्रवेश कर चुकी होती हैं। तो कथन एवं कारण दोनों यहाँ पे सही है, इसी बात को आपको समझना पड़ेगा। आगे हम बात कर देते हैं लास्ट चरण में। चौथे चरण में क्या होता है, अब आप जानते हैं प्रकृति का एक नियम है, जो बहुत पीक पर जाएगा फिर गिरेगा। सिचुएशन यही होता है, एक बार धीरे धीरे डेवलप करेंगे, जैसे आप बचपन से युवावस्था में आएंगे, यानी प्रौढ़ावस्था में आए,
धीरे धीरे आप बुजुर्ग होते चले जाएंगे, जब बुढ़े होंगे तो फिर बच्चों वाली स्थिति लगभग आ जाती है। ठीक है, बच्चों वाली स्थिति का मतलब आपके काम करने की क्षमता में वो स्थिति आ जाती है, तो आप में वो एबिलिटी नहीं रहती है काम करने की, यानी आप क्या हो जाते हैं, वहां पे डाउन हो जाते हैं। यही सिचुएशन यहाँ पर होती है। पहले चरण में आपने देखा दोनों वायरसियां अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। दूसरे में ठंड क्या हुआ, ठंडी वाली गर्म के क्षेत्र में थोड़ी सी प्रवेश कर गई, नवजात चक्रवात बना। तीसरे चरण में क्या होगा, ठंडी वाली पूरी तरह से लगभग प्रवेश कर गई कहां पर, गर्म वाले क्षेत्र में, और पूरा चक्राकार एकदम अवस्था बन गया। क्या हुआ, प्रौढ़ावस्था कहा, यानी विकसित चक्रवात यहाँ पे हुआ। अब लास्ट स्टेज में क्या होता है, लास्ट स्टेज में ये होता है, आप ऐसे यहाँ पर समझ लीजिए, यह आपका कोल्ड फ्रंट है। कोल्ड फ्रंट कहने का मतलब ये वार्म है। अब यहां से वायुराशियां यहाँ पर ऐसे आ रही हैं, आने के बाद ये पूरी तरह से इसमें लगभग लगभग विलीन हो गई। ऐसी सिचुएशन, थोड़ा सा यहाँ पे बचा है क्या, वार्म वाला सेक्टर, यानी गर्म वाला। ऐसे में क्या होता है, जब ठंडी और गर्म वायुराशियां आपस में मिल गई, मिलने के बाद क्या होता है, जो गर्म वाला क्षेत्र है, गर्म वाली हवाएं हैं, ये ऊपर उठ जाती हैं। अब जब गर्म वायुराशियां ऊपर उठ जाएंगी तो मौसम क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। भाई जब गर्म वाली ऊपर उठ गई, यहाँ पे बचा क्या, ठंडा ठंडा। ऐसी कंडीशन में इसी को कहते हैं संरोधा का व्यवस्था। आप वातावरण में भी इस चीज को सीखे थे। संरोधन की अवस्था में क्या होता था, ठंडी और गर्म वायुराशियां आपस में मिल जाती थी, गर्म वाली ऊपर उठ जाती थी। ऐसी कंडीशन को कहते थे आप संरोधन की अवस्था या अधिवृष्टि की अवस्था। ऐसे में क्या होता है, मौसम शांत रहता है। मौसम शांत क्यों रहता है, क्योंकि गर्म वायुराशियां ऊपर उठ गई, मौसम सुहावना हो गया। ठीक है, ये चक्रवात का अंतिम चरण होता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, शीत वातावरण के साथ मिल जाता है, आपने इस बात को सिखाइए। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं मौसम के क्रम के बारे में। देखिए, मौसम के क्रम के बारे में बात करना है तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा। अगर हम मौसम के क्रम के बारे में बात करें तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आपके पास दो चीजें हैं, एक है शीत वायुराशियां या कह सकते हैं शीत वातावरण, और दूसरा है उष्ण वातावरण। इस बात को आप पीछे पढ़े भी हैं, बस थोड़ा सा हम जनरल आइडिया यहाँ पर दे देना चाहते हैं। देखिए, शीत वातावरण का मतलब शीत वायुराशियां गर्म वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रही, और ऐसी कंडीशन जब होती है तो आप जानते हैं चमक गरज के साथ, यही ना होता है, चमक गरज के साथ क्या होता है, मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा, भाई यही कंडीशन तो बनेगी जब शीत वातावरण आएगा। गर्म वाले में क्या होता है, गर्म वाले में आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे फुहारों के साथ वर्षा होती है, फुहारों के साथ वर्षा होगी, और ये लंबे समय तक होगी। कब होगी, लंबे समय तक। ठीक है, और कभी कभी वर्षा नहीं भी होती, इसीलिए गर्म वायुराशियों के आने पर, यानी उष्ण वातावरण आने को क्या कहते हैं, मौसम रहित परिघटना। इस बात को आपने पिछली क्लासों में सीखा। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, मौसम के क्रम के बारे में ही आप सीख रहे हैं। तो मौसम के क्रम के बारे में सीख रहे हैं, आपने पढ़ा है पच्छाव बादल के बारे में। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो उससे भी अच्छी बात है। उससे अच्छी बात का मतलब ये, आप पीछे क्लास में जाके प्लेलिस्ट में जाकर बादल वाले चैप्टर को देखिए, वहां पे बहुत विस्तृत चर्चा की गई है बादलों के बारे में। हम पच्छाव की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, जब पच्छाव की विशेषता को हम बता रहे थे तो हमने एक चीज बताया था कि ये पच्छाव का विशेषता ये होता है कि इसके आने पर जब पच्छाव बादल दिखते हैं तो ये चक्रवात के सूचक होते हैं। यानी पच्छाव बादल जब आसमान में दिख रहे होते, इससे संभावना बनती है क्या, चक्रवात आने वाला है। मौसम का क्रम हम देखने वाले हैं, तो इसमें आप जानेंगे क्या कि जब चक्रवात आने वाला होगा तो क्या होगा, आसमान में पच्छाव मेघ दिखेंगे, यानी इसी को कहते हैं क्या, साइरस। अब जानते हैं साइरस की एक विशेषता, और साइरस कहाँ मिलता है, सबसे ऊपर यानी सिर पर। ठीक है, और क्या होता है, इसके आने पर सूर्य एवं चंद्रमा के चारों तरफ हेलो बन जाता है, एक आभा मंडल बन जाता है गोल साइड। ठीक है, तो ये क्या है, लक्षण है कि चक्रवात आने वाला है। और चीजें सीखते हैं इसके बारे में। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की बात है भैया, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की बात है तो आप समझेंगे ही। चक्रवात जब आता है केंद्र में होता है लो प्रेशर, लो प्रेशर कब होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा। वो इसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। आगे वार्म फ्रंट कब होगा, जब गर्म, अभी पिछले वाली स्लाइड में हमने देखिए आपको बताया ही, उष्ण वातावरण यानी वार्म फ्रंट क्या होगा, फुहारों के साथ लंबे समय तक वर्षा होगी, यानी इसी को कहते हैं ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब क्या है, जल की बूंदें फुहारों के रूप में होती हैं,
यानी 0.5 मिलीमीटर से कम होती है तो उसे क्या कहेंगे, ड्रिजलिंग। इससे ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे, वर्षा, वर्षा, पानी वाला वर्षा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब उष्ण वाताग्र आएगा यानी वार्म फ्रंट आएगा, वार्म फ्रंट आएगा तो क्या होगा, ड्रिजलिंग होगा। अब वार्म फ्रंट कब आता है, ये चीज आपने फ्रंट में सीखा है। यहाँ पे भी आज समझ लिए, वार्म फ्रंट का मतलब जब गर्म वाताग्र आपके सामने ज्यादा हावी होगा, दिखेगा तो क्या होगा, ड्रिजलिंग। कोल्ड फ्रंट के आने के बाद क्या होता है, हैवी रेन होता है और थंडर स्टॉर्म। वही चीज बताया ना, चमक गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है कब, जब शीत वाताग्र सामने आता है, शीत वाताग्र का प्रभाव ज्यादा होता है। और जब उष्ण वाताग्र का होगा तो क्या होगा, ड्रिजलिंग होगी, यानी फुहारों के साथ वर्षा होगी। और फुहारों के साथ जो वर्षा होती है वो लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब कई दिनों तक चलती है, एक से ज्यादा दिनों तक लगातार चलती रहती है, फुहारे पड़ते रहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी विशेषताएं। और इसी के साथ शीतोष्ण वाताग्र के बारे में जो आपने पढ़ना था वो सब पढ़ दिया। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने नोटिस कर दिया, बता दिया यहाँ पर। आई थिंक आपको ये क्लास बेहतर लगा होगा, आप बढ़िया से समझे होंगे। समझे होंगे तो इसका नोट्स भी बनाते रहिए, क्लास लेने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। इससे फायदा ये होगा, एग्जाम के टाइम आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। और आप, जो मेरा लक्ष्य है कि हम आपको बेहतर चीजें बताएं और आप उसको यूज करके एग्जाम तक पहुंच पाए, एग्जाम में उसका लाभ उठा पाए, ये लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा, मेरा भी और आपका भी। तो चलिए इन्हीं सब चीजों के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। गुड बाय।